नाम बताइए डियर। दीपांजलि यादव। दीपांजलि, कौन सी क्लास में हो? 11th है। तो आप पहले ये बताइए, जैसे आप 11th में हो, 12th में जाओगे, तो आपका ड्रीम क्या है? आप क्या आगे बनना चाहते हो? इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग। तो जेईई मेंस के बारे में बहुत कुछ पता होगा फिर तो? नहीं। कुछ नहीं पता। तो इंजीनियरिंग कैसे, जैसे मतलब आपने सपना देखा, कोई फैमिली में आपकी किसी ने बताया है या फिर आपको किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने की है इंजीनियरिंग? पापा ने बताया। पापा ने बताया। अच्छा ठीक है, जाओ, वेरी गुड। चलो, क्लैपिंग फॉर हर। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग करनी है पर पता नहीं है इंजीनियरिंग करनी कैसे है। सही बात है। मेडिकल भी करना है, एमबीबीएस भी करना है, पर पता नहीं है कि कैसे करना है। करेक्ट? कोई गाइड करने वाला नहीं, कुछ बताने वाला नहीं। एग्ज़ाम कब होते हैं, कौन से होते हैं, किन इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, कैसे हम आगे अपनी पढ़ाई को ले जा सकते हैं, स्कोप्स, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या बन सकते हैं, क्या जॉब्स रहेंगी, क्या सैलरी स्कोप रहेगा, ये सब चीज़ें अभी कुछ नहीं पता है। करेक्ट? ओके। इंजीनियरिंग में जैसे स्टूडेंट्स अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं डियर, तो आपका मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस। करेक्ट? मेडिकल में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है नीट का। ओके। और किसी एग्ज़ाम के बारे में पता है? क्लैट लिखा हुआ है उधर। क्लैट किसके लिए होता है? वकालत की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। एंड और कौन से कोर्सेज होते हैं डियर? गेट होता है। गेट कब दे सकते हैं हम? आफ्टर बीटेक। करेक्ट? और कौन से होते हैं 12th के बाद जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो? फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में भी कुछ जानते हैं आप? नहीं जानते? ठीक है। आज ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में। ठीक है? और भी डीप में जानना हो तो आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे और सारे कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन उसमें किया गया है। एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, स्कोप्स, कॉलेजेस, देन आपका जितने भी रिव्यूज़ आगे हो सकते हैं कॉलेजेस बेस भी, देन आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको उसमें यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। अभी आपके डियर मतलब का बस यही है कि आपको एग्ज़ाम्स कौन से देने हो सकते हैं आफ्टर 12th, या फिर 12th में अपीयरिंग भी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, राइट? लेकिन अभी आपका आगे कोई रोड मैप तैयार नहीं है कि आगे मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है और कौन से एग्ज़ाम्स में बैठना चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप सभी को देने की कोशिश करेंगे जो जो आपको बताया जाएगा। कभी मम्मी बताएंगी, कभी पापा बताएंगे, कभी मेरा फ्रेंड बता देगा, कभी मेरे रिलेटिव्स बता देंगे, बट आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आपको कौन सा एग्ज़ाम में अपीयर होना है एंड किसके लिए तैयारी करनी है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके 12th से मैचिंग, 11th से भी मैचिंग है, एंड कुछ आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोचिंग्स भी ज्वाइन करनी पड़ती हैं, राइट? करेक्ट? स्टूडेंट्स, आप लोग स्कूल्स में भी जैसे पढ़ रहे हैं तो आपने ट्यूशन्स भी अलग से पढ़ते होंगे, राइट? पूरा टाइम आप स्टडीज़ को देते हैं, बहुत सारा टेंशन एंड बहुत सारा स्ट्रेस। करेक्ट? मम्मी कहती हैं पढ़ लो बेटा, टीवी नहीं देखना है, कहती हैं, तब भी टीवी देखेंगे। कितने बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं? सभी देखते हैं टीवी। अच्छा, टीवी में देखते क्या है? कार्टून्स। अच्छा, मूवीज कितने बच्चे देखते हैं टीवी में? वेब सीरीज भी देखते ही होंगे, नहीं? कौन सी? चलो ठीक, बहुत हो गई फन की बातें। अब हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में। ठीक है? फर्स्ट मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगी यहाँ इंजीनियरिंग के बारे में। करेक्ट? इंजीनियरिंग के लिए बेटा आपको एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ होते हैं। फर्स्ट मेन जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है जेईई मेंस का। जेईई मेंस का एग्ज़ाम आप अपना 12th के बाद यहाँ पे दे सकते हैं। आपके 3 अटेम्प्ट्स होते हैं डियर। और जेईई मेंस आईआईटी के बारे में आपने सुना है किसी ने? कितने आईआईटीज़ हैं? 4 आईआईटी है। कौन कौन से 4 आईआईटी हैं?
IITs हैं। 23 IITs में आपका एक IIT कानपुर में बना हुआ है और आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स में एक आपका MNIT इलाहाबाद है। सुना है आपने नाम? HBDU कानपुर के बारे में जानते हैं? उसमें आपका एंट्रेंस JEE मेन से ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप उसमें बीटेक कर सकते हैं। अब तो वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, अदर कोर्सेज भी आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। ऐसी कई कॉलेजेस, कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जब आप 12th के बाद यहाँ पास आउट होंगे तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि मैं कहाँ पे एडमिशन लूँ, आगे अपनी पढ़ाई कहाँ से करूँ, ग्रेजुएशन कहाँ से करूँ, BSc करूँ कि BA करूँ कि बीटेक करूँ कि MBBS करूँ। इसके लिए आपका जो आगे का रास्ता होने वाला है वो बहुत टफ होने वाला है। अभी आपका बहुत नॉर्मल फेस है, कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है ज़्यादा, नॉर्मली बस आपको पढ़ाई करनी है। बट आगे के लिए आपको अभी से अपनी एक कम्युनिटी, अपना एक ग्रुप सर्कल अच्छा बनाना है। आपके जो फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके जो रिलेटिव्स होंगे, आपके भैया होंगे, आपको जो गाइड कर रहे हैं, मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो आपको रास्ता दिखाएंगे आपके लिए, 90% वहीं से आपका डिसीजन हो जाएगा कि आपको आगे करना क्या है। चूज योर मेंटर्स, चूज योर कम्युनिटी, वेरी मीन्स बहुत अच्छे से आपको ये डिसाइड करना है कि आपके मेंटर्स कौन होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये स्टेप आपका सबसे फर्स्ट होगा करियर में आगे बढ़ने के लिए, राइट? अभी आपको कुछ नहीं मालूम, ज़ीरो, आई से यू डोंट नो एनीथिंग आगे के लिए, राइट? फर्स्ट थिंग क्या करना है, अपनी कम्युनिटी डिसाइड करनी है, फ्रेंड्स सर्कल डिसाइड करना है, सीनियर्स जो आपके और भी हैं, जैसे अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, तो 12th में आपके पास जो सीनियर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई आप कौन कौन से कोर्सेज या फिर आप आगे क्या करने वाले हैं। जो टॉपर्स हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो टॉपर नहीं भी हैं वो भी बहुत अच्छा आगे कुछ ना कुछ करते ही हैं, बट उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है, करेक्ट, राइट? तो JEE मेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, हम पॉइंट में आते हैं। JEE मेंस से आपके 23 IITs हैं। देन आपके JEE मेंस के बाद अगर आप क्रैक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 9 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देता है ये, एंड 2 लाख स्टूडेंट्स JEE एडवांस में अपीयर होते हैं ऑलमोस्ट, जिनका कट ऑफ क्रैक हो जाता है। सारी कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आप JEE एडवांस में जा सकते हैं। JEE एडवांस से आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं, IIPRs होता है, RGIPT इंस्टीट्यूट्स हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप JEE एडवांस से एडमिशन्स ले सकते हैं डियर। एंड JEE मेन से आप NITs, IIITs एंड GFTIs इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसा कि HBDU मैंने अभी बताया, ऐसे हर स्टेट में इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं विद दिस एंट्रेंस एग्जाम JEE मेंस, राइट? इसके अलावा आपके पास बिटसेट का एग्ज़ाम होता है, कॉमेट के होते हैं एग्ज़ाम, सुना है इनके बारे में? नहीं सुना है, ठीक है। इंडियन नेवी के बारे में कोई जानता है? इंडियन नेवी से भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अच्छा, डिफेंस सेक्टर में कोई बच्चा जो तैयारी करना चाहता है आगे, हाँ बताइए, कुछ जानते हैं? हाँ, NDA प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, चलिए बैठिए। देखिए, आप लोग जब बातचीत करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, अगर आप लोग बोलते नहीं है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक बच्चा कुछ अगर बोलना चाहता है या पूछना चाहता है तो वो बीच में हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्ज़ाम पे आते हैं। इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं बोलने में आ जाऊँ तो बेटा 1-2 घंटे चले जाएंगे उसमें, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अभी आपके और भी कोर्सेज़ हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं मैंने अभी तक पूछा नहीं, कितने स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के? आर्ट्स नहीं है, कॉमर्स है, कॉमर्स है, PCM PCB कॉमर्स, राइट, ठीक है, ठीक है। आगे के जो आपके कोर्सेज़ हैं वो लकी सर अभी थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बाकी
अगर आपको इन डेप्थ कोई भी ऐसा कोर्स या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसा कि मैं इंजीनियरिंग के बारे में भी बता रही थी, कई इंस्टीट्यूट्स हैं और कई ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया, जेई मेंस, राइट। जेई मेंस के बाद आपका मैंने बताया बिटसेट का एग्जाम होता है। बिट्स पिलानी के बारे में सुना है आपने, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी में बना हुआ इंस्टीट्यूट है। इसके और भी कैंपसेस हैं, गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। दुबई में भी आप जाके 12th के बेसिस में डायरेक्टली आप एडमिशन्स ले सकते हैं वहाँ पे, कोई भी आपको और अदर 12th के बेसिस में, ठीक है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप 12th सिर्फ अगर आपने कर लिया है, 55% का क्राइटेरिया है या फिर 60 का परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ एंट्रेंस का, फिर भी आप 12th के बाद डायरेक्टली टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाके इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एंड कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही मिनिमम है और वहाँ पे आपकी सेंट्रल फंडेड कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं। 28 आपके GFTI कॉलेजेस हैं और 28 GFTIs में आपके कुछ कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम आपको बताऊं, HNB गढ़वाल एक इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी, उसमें आपकी 18,000 फीस पर ईयर जाती है ओनली, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो। आपने सुना होगा इंजीनियरिंग बहुत कॉस्टली है, राइट। कितनी फीस जाती है आपकी इंजीनियरिंग की, अगर हम इंजीनियरिंग करने पे आते हैं तो बीटेक के लिए 2,55,000 पर सेमेस्टर। किस कॉलेज की है? कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, और इससे भी कम फीस के कॉलेजेस हैं और ओवर इंडिया, जहाँ की फीस 3,000 रुपये एक साल की। जानते हैं कोई ऐसा कॉलेज का नाम बताएगा जिसकी फीस 3,000 है बीटेक की ऑल ओवर इंडिया में? बताइए। 3,000 रुपये? नो डियर। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, सुना है? 3,000 फीस है पर ईयर की ओनली। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बहुत सारी, एंड वो भी आपको रिफंड हो जाएगी विद एक्स्ट्रा बोनस। एंड ऐसे इंस्टीट्यूट में एंट्री लेने के लिए करना क्या होता है? जेई मेंस जैसे होता है वैसे एक एग्जाम होता है WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए एडमिशन होता है। अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी जाके उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। 10% सीट्स होती हैं एंड 90% सीट्स आपके होम स्टेट कोटा पे है, ठीक है। ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं अदर स्टेट्स में भी, हम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, राइट। अगर हम अदर स्टेट्स में जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? जनरल की कैटेगरी को पार करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जनरल कैटेगरी को पार करना है। हर एक राज्य का कोटा होता है। कैसा कोटा? रिजर्वेशन होता है। नहीं, अदर स्टेट्स का रिजर्वेशन होता है पर 85% रहता है। हमारे पास भी तो है ना 15%, हम अदर स्टेट में ले सकते हैं जाके एडमिशन। 15% सीट्स होती हैं हमारी, और जनरल कैटेगरी में ही आप काउंट होंगे। अगर आपकी अदर कैटेगरी है, कोई OBC का, SC ST का बच्चा है, तो वो जनरल में आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। एंड आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको एंट्रेंस के बारे में पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में जाना है WBJEE का एग्जाम होगा, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में जाना है MS सेट का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे ही आपके डिफरेंट स्टेट्स में जाने के लिए आपको वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम्स देने होंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का आप एग्जाम देते हैं, और UP सेट का एक एग्जाम होता है। UPSEE होता था पहले, अब नहीं होता है, UPSEE कैंसिल हो चुका है। UP सेट का एग्जाम होता है और आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है लग रहा है, और कुछ बताइए। खड़े हो जाइए, बताइए और। अच्छा, इंजीनियरिंग में आपको ये बताइए, जेई मेंस के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बता सकते हैं? हाँ, ये पहला एग्जाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, 12th रिपेयरिंग में दे सकते हैं सर। ठीक है, 12th के बाद ही दे सकते हैं? 12th रिपेयरिंग में भी दे सकते हैं सर। 12th रिपेयरिंग में दे सकते हैं, ठीक है। 3 हो सकते हैं। और जो रिजल्ट आता है परसेंटाइल के बेस पे आता है, और 12 लाख के करीब में बैठते हैं, और 20,000 के करीब
10,000 फाइन भी आते हैं आईआईटी के लिए, जो मतलब कैटेगरी के हिसाब से जिनको रैंक मिलती है। बाकी लोगों को एनआईटी वगैरह ये सब मिल जाता है कॉलेज। तो एनआईटी भी उसी से मिलता है, जेईई मेन से, और आईआईटी भी उसी से मिलता है। अच्छा ठीक है, चलो बैठो। जेईई एडवांस से आईआईटीज़ मिलते हैं एंड जेईई मेन से आपके एनआईटीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो जेईई एडवांस तक पहुंचने के लिए पहले आपको जेईई मेन क्रैक करना पड़ता है। जब आप जेईई मेंस को क्रैक कर लेंगे तब आप जेईई एडवांस में जाएंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप ज़रूर क्रैक करेंगे, क्योंकि आपको इस एज में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। क्लैपिंग। क्या हो गया? अच्छा, मोबाइल्स अलाउड हैं आपके यहाँ? ठीक है ठीक है। आगे के जो कोर्सेज हैं हमारे इंजीनियरिंग के अपार्ट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, देन आपका एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हम देंगे यहाँ पे डिटेल में। कौन सा एग्ज़ाम देता है, ICAR का एग्ज़ाम होता है, CS, CA, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। लकी सर हमारे यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लकी सर प्लीज़ जॉइन अस हियर। लकी सर के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। लकी सर इज़ अ वेरी सीनियर काउंसलर इन इंजीनियरिंग फील्ड हैविंग 8 years of experience, and we have counseled almost 5,000 plus students through career guidance. This is our platform, and we have our YouTube channel already. I have told you, the Menta, and 5,000 students have took our guidance in engineering, in medical basically, and rest in agriculture or in B Pharma, anything students want to do. कैसे हैं आप लोग? कौन सा क्लास है आपको? 12th के कौन से बच्चे हैं? हाइट टेस्ट करते हैं बस कल के 8 बच्चे हैं यहाँ। 10th का कौन है? 10th का बाकी सब 9th के, वो 9th 10th 11th का है। हाँ, सबसे पहले कैसा लग रहा है इतने समय के बाद स्कूल में आप लोग आए हैं? काफ़ी समय से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कब से चल रही क्लास? कब ये दोबारा ज्वाइन आपने कब किया है? अगस्त से। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में कैसा लग रहा था? एक बच्चे ने बताया था कि वो NDA में जाना चाहता है, उस पर से खड़ा हो जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ जानते हैं NDA के बारे में? क्या जानते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, एक बार आगे माइक सर की माइक। कहीं भी कोई जाना चाहता है, कोई बंदे ऐसा कोर्स के आता है, कोई चीज़ को देखता है, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ें आपको नहीं पता है, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, पहली चीज़ ये कि जो चीज़ आपको नहीं पता है उसके लिए हम आपको एक ब्राउज़र दे देंगे। उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। हालांकि वो ब्राउज़र थोड़ा पुराना है, 2020 में शायद जनवरी का मंथ था, हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से बात की थी यहाँ पे सेमिनार के लिए, और जिस दिन सेमिनार होना था उस दिन वो NRC वाला कुछ बवाल हो गया था और नेट बंद हो गया था उस दिन, ठीक है। तो सेमिनार नहीं हो पाया। उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो सेमिनार हो नहीं पाया। इससे पहले हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, VNSD शिक्षा निकेतन में, पूर्णचंद विद्या निकेतन में, दूर इंटरनेशनल में, तमाम तरह के स्कूल्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, सब जगह हम लोगों ने सेमिनार्स किए हैं। वीरेंद्र स्वरूप में भी किया है। और हमारा मोटिव यही है कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप NDA में जाना चाहते हैं, तो NDA में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ पता है? एक एग्ज़ाम अभी हो गया NDA का, आपने दिया? अभी आप 11th में हैं? नहीं, 12th में तक 16.5 साल होने चाहिए। तो अभी आपके मतलब अंडर एज है अभी आप? यस सर। तो NDA में जाने के लिए कै बार एग्ज़ाम होता है साल में? सर 2 बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इस मंथ में। तो अभी 2 बार एग्ज़ाम होता है। इस साल एक बार नया चेंजमेंट किया गया है। अभी साल 2019 तक
लड़कियां एनडीए में नहीं जाती थी, ठीक है। 2021 से गर्ल्स कैंडिडेट भी एनडीए में जा सकती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, जेएनयू दिल्ली इसमें डिग्री देता है आपको 3 साल की, और लेफ्टिनेंट कमांडेंट की इसमें आपको पोस्ट मिलती है। जैसे आप जैसे डिफेंस में जाने के कई सारे तरीके होते हैं, XY ग्रुप वगैरह होता है, लेकिन उसमें आपको जनरल ड्यूटी मिलेगी। जनरल ड्यूटी का मतलब होता है जैसे आपने अगर IAS का एग्जाम को, ऐसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आफ्टर 12th आपको ऑफिसर ग्रेड की जॉब मिलती है, और अगर उसमें जाना चाहते हैं बच्चे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिपरेशन आपको काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। और इसमें एक टेक्निकल इंटरव्यू होती है। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना चाहते तो अगर आपका 75% है बोर्ड में तो आप सीधे इंटरव्यू कर सकते हैं। 5 दिन का SSB का इंटरव्यू होता है। एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जेईई मेन से थोड़ा नीचे लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन जो उसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है इलाहाबाद में और देहरादून में होता है, उसमें एक साइकोलॉजिकल राउंड होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इनको सब पता है, बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं पता है हम आपको एक ब्रोशर देंगे। दूसरी चीज़ ये है, इस बार हम लोगों ने एक समाधान के नाम से ई बुक लॉन्च की थी, मतलब एक काउंसलिंग की बुक। जैसे अभी मैम आपसे पूछ रही थी कि जेईई मेंस के बारे में जानते हो, कितने IITs हैं। जैसे आप जितने भी बच्चे यहाँ पे 8-10 बच्चे, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है 12th के, तो जितने भी बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग में जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जब हमें कहीं जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, जैसे कहीं की जर्नी, आप बैठ जाइए, कहीं भी अगर हमें जाना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कितनी है वहाँ पे, है ना। उसके बाद देखते हैं कि जाना कैसे है, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फिर टिकट बुक करते हैं। मतलब कहीं भी अगर मान लो किसी को वैष्णो देवी जाना है, हरिद्वार जाना है, कहीं भी जाना होता है, आपके घर में जाते होंगे लोग, तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि कल टिकट बुक किया और परसों चले गए, ऐसा होता है क्या? 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं ना, तैयारी करते हैं कैसे जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, वापस कैसे आना है। तो एक 800-900 किलोमीटर की जर्नी के लिए आप लोगों के फैमिली वाले 1 महीना तैयारी करते हैं। तो आपकी ये करियर की जो जर्नी है, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अफसोस यह कि कोई नहीं करता। जब मार्कशीट हाथ में आपकी 12th में आ जाती है, अच्छा, जब आपकी मार्कशीट हाथ में आ जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब यहाँ पे क्या है एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों के यहाँ, मैं भी 12th में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज से किया है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में कैसे आई, मैं एक लक्ष्य के नाम से ई बुक तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शायद न्यू ईयर पे वो लॉन्च हो जाएगी। उस लक्ष्य ई बुक का मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए एग्रीकल्चर में जाना है, आपके कानपुर के अंदर एक CSA बना हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। 4 हैं यूपी में, नरेंद्र देव फैजाबाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसके बाद CSA कानपुर, और GV पंत आपका पंतनगर में बना हुआ है। तो एग्रीकल्चर में किसी को जाना है तो एग्रीकल्चर में जाने के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, उसका फॉर्म कब आता है, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, कौन कौन से कोर्स हैं जिसको आप एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर में जाने से पहले, ये सारी चीज़ें आपको वो ई बुक बताएगी। अगर किसी बच्चे को फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, किसी को होटल मैनेजमेंट में जाना है, अब जैसे यहाँ पे होता क्या है, जब इंजीनियरिंग का किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इंजीनियरिंग बहुत महंगा कोर्स है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसे भी कॉलेज हैं जो शायद मुझे लगता है 10-12 हज़ार में आपको बीटेक करवा के डिग्री दे देंगे फाइनल। और वो डिग्री ऐसी नहीं होगी, 10-12 हज़ार रुपये लेके जब डिग्री मिलेगी आपको तो कम से कम 50-60 लाख का पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। बस उसमें जाने का प्रोसेस क्या है ये बच्चों को नहीं पता है। तो बच्चों को कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग मंदना गए थे एक बार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछा गया बच्चों से IIT के बारे में। मतलब हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में थे, मैं पीलीभीत से हूँ, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर है यहाँ से। तो 9th में मुझे पता था कि IIT क्या होता है, NIT क्या होता है और IIITs क्या क्या होते हैं, उस समय कम थे। तो आप अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कितने IITs हैं, नंबर ऑफ कितने IITs हैं, 23 हैं, कितने NIT हैं, कितने IIIT हैं, कितने GFTI हैं। बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपको वहाँ पे जर्नी में सफ़र करने में थोड़ा सा आसानी होगी और आप मतलब आसानी से पहुँचेंगे वहाँ पे। तो आपका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। आप लोग नहीं कर सकते, मुझे पता है रोड मैप तैयार, इतना समय नहीं मिल पाता है, बोर्ड का सिलेबस हालांकि कम कर दिया गया है। अभी आपके एग्ज़ाम 2 बार हो रहे हैं कि 1 बार हो रहे हैं? टर्म 1 टर्म 2 ऐसा कुछ चल रहा है ना इस बार बोर्ड में? अच्छा ठीक है। तो बोर्ड का प्री बोर्ड वगैरह भी स्टार्ट हो गए होंगे, आपको बोर्ड भी देना है। लेकिन बोर्ड से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, पूरा इंडिया तो अभी हम कवर नहीं कर सकते, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे 1 घंटा 1.5 घंटा आपको समझाना चाहते हैं। और समझाने के बाद होगा ये कि आपको एक ब्रोशर दे देंगे, उसमें काफ़ी कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, जनवरी के महीने में एक ई बुक लॉन्च होगी लक्ष्य के नाम से, उसमें वो ई बुक आपको बताएगी, मतलब कोई भी इंडिया के किसी भी बोर्ड का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा है, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, तो आप उसमें देख सकते हैं 15 दिन के ले करके और 1.5 साल तक के जितने भी कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, अब वो टाइम चला गया। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, सुना किसी ने? नहीं सुना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी पिछले साल, उसमें ये लागू किया गया है कि जैसे आप कोई 4 साल की डिग्री करते हैं, अब 4 साल की डिग्री करने में कोई बच्चा बीच में मान लीजिए किसी भी कारणवश ड्रॉप कर गया, या वो उसका कॉलेज छूट गया, या वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो अगर 2 साल कंप्लीट कर लिए तो 2 साल का आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दे दिया जाएगा, आपका समय और पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक नया नियम लागू हुआ था, ये पहले नहीं था। पहले क्या होता था, बच्चा बीटेक कर रहा है, BSc कर रहा है, बाई चांस छूट गया तो उसका पूरा समय गया 3 साल का, और प्लस उसको डिग्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म। अब जैसे IIT कानपुर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। IIT कानपुर में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है?
जेईई मेंस का एग्ज़ाम दो, उसके बाद जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दो। लेकिन आईआईटी कानपुर के अंदर बीटेक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो वहाँ से आप कर सकते हो। मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, .NET चल रहा है, जावा मतलब लैंग्वेजेस के कोर्स चल रहे हैं। आपको जापानीज़ सीखनी है, आपको फ्रेंच सीखना है, जर्मन सीखना है, आपको संस्कृत सीखना है ना, आप सीखिए आईआईटी कानपुर से। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के नाम से चलता है, वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करिए और 1 साल का कोर्स होता है, वहाँ पे जाके पढ़िए। मतलब आप आईआईटी का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको वहाँ से बीटेक करना है। 32 से ज़्यादा कोर्स चलते हैं आईआईटी के अंदर, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, MC सारे कोर्सेज हैं उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं। आईआईटी मद्रास ने 3 साल में डाटा साइंस का BSc स्टार्ट किया। जितने भी ऐसे बच्चे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है उनको, या फिर कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मतलब उनको जैसा अच्छा लगता है आईटी सेक्टर में जाना, तो आईआईटी मद्रास डाटा साइंस में BSc करवा रहा है 3 साल में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इवनिंग क्लासेस चलती हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं HBDU कानपुर से, IIT वगैरह से या NIT से कर रहे हैं। तो आईआईटी में भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन, जैसे आपका IIT जम्मू से कोई बच्चा बीटेक कर रहा है तो आईआईटी मद्रास के लिए बड़ा सपना होता है। तो आईआईटी मद्रास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस चलती हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, वर्ल्ड क्लास डिग्री है, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, और जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं वही आपको पढ़ाएंगे। जब आपको 3 साल की डाटा साइंस में डिग्री मिल जाएगी तो फिर जॉब के ऑप्शन भी बहुत सारे खुलने लगते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जो ई बुक हम लॉन्च करेंगे लक्ष्य में, उसमें मिलेंगी। आप किसी बच्चे का कोई सवाल अगर मुझसे है तो मुझसे पूछे, मैं उनको बता दूंगा। जैसे कि आर्ट आप क्या नहीं है, ठीक है, आर्ट नहीं है, कॉमर्स है, आप लोगों के यहाँ बायोलॉजी है, साइंस है। मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी बच्चे को ऐसा कुछ पता, मतलब कुछ ऐसा ड्रीम है कि मुझे किसी और फील्ड में जाना है। हाँ, मैं एक चीज़ पहले बता दूँ आपको, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता, कोई भी डिग्री छोटी नहीं होती है। लोगों को लगता है, जैसे हम लोगों के यहाँ एक फॉल्स क्रिएट किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, हम लोगों ने भी फेस किया है। PCM के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, ऐसा शायद फील करते होगे कि PCM का बच्चा है तो समझदार होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, आर्ट का बच्चा है तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए, आप लैंडमार्क चले जाइए, लैंडमार्क में जो वेटर होगा वहाँ पे, ठीक है, वो आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ा होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज होते हैं आर्ट वाले बच्चे चूज़ करते हैं। कर कोई भी सकता है। उस वेटर की अप्रॉक्स सैलरी आपको पता क्या होगी? अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाइए। जोर से बोलिए, कोई एक जना बोलिए जोर से। उसकी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख रुपये महीना होगी, अप्रॉक्स। अब वेटर का नाम दिमाग में आता है तो हमारे समाज में क्या आता है, वो जो टेबल पे ऐसे पोछा लगाता है वो वेटर होता है। ऐसा नहीं होता है। उसको जो 1 लाख रुपये महीना मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? वो वेटर इसलिए नहीं मिल रहा है, उसको 12-13 लैंग्वेजेस आती हैं। भाई 5 स्टार होटल में कौन आते हैं? फॉरेन से लोग आते हैं, है ना, दूसरे कंट्रीज से। अब कोई जापान से आया तो जापानीज़ में बात करेगा, वो करेगा ना, तो उसको नॉलेज है। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, सेमिनार देते हैं। कई सारे ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, ड्रॉप कर दिया, कुछ और कोर्स ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी जगह पे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, अपनी जॉब दे रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिनके घर से बहुत सुविधाएँ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोग पहुँचे, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो अच्छा होना चाहिए, पहली बात। अब ये बताइए कि मैंने आपको एक रियलिटी बताई कि कोई भी जॉब, कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है। एक वेटर को भी 1 लाख रुपये महीने की सैलरी मिलती है, और एक इंजीनियर भी है पैरेलली। यहीं कानपुर के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, बंद भी हुए हैं कॉलेज, कई सारे 4 से 5 इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 7 सालों में बंद हुए हैं, जिनको 12,000 का जॉब नहीं मिल रहा है। ये हकीकत है, इंजीनियरिंग करने के बाद 12,000 15,000 का जॉब नहीं मिल रहा है। तो अब ये किसी के मन में कोई सवाल किसी कोर्स को लेके है, जैसे आर्ट के, ये इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा कोई किसी कोर्स के बारे में जानना चाहता है, कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं। गर्ल्स को लॉट ऑफ वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपकी एजुकेशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे। और वर्ल्ड लेवल की, जैसे बनस्थली विद्यापीठ का किसी ने नाम सुना है? नहीं सुना। बनस्थली विद्यापीट नेहरू जी ने शुरू किया था, और नेहरू जी ने शुरू किया, गांधी जी ने बोला था इसलिए क्योंकि उनको लगा कि भाई लड़कियों के लिए कुछ ऐसी एक फील्ड होना चाहिए, कोई ऐसा एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए जहाँ पे ओनली वो खुल के पढ़ाई कर सकें फ्रीडम के साथ, ठीक है। तो बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में बना हुआ है। जनवरी के महीने में इसका फॉर्म आता है। अभी जो कोरोना के बाद से सारा डिस्टर्बेंस हो गया है, लेकिन फॉर्म अक्टूबर में इसका आ जाता था। तो बनस्थली विद्यापीठ में कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट जाना चाहता है, सरकारी कॉलेज है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा आपका इंदिरा गांधी वुमेंस टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बना हुआ है, जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हैं, बनस्थली से भी बीटेक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं गर्ल्स के लिए भी, ये भी आपको ई बुक में मिल जाएंगे। अब ये बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है, कोई भी सवाल, मतलब बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आपको बताने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड के बाद करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है। ये मार्कशीट डिसाइड नहीं करेगी कि आप लोग क्या करेंगे। हमारा मोटिव यही है कि आपकी मार्कशीट हाथ में जब आ जाएगी, आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, तब डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए कि भाई आपका इतना % है तो आप इंजीनियर बनेंगे, आपका इतना % है तो आप डॉक्टर बनेंगे। नहीं,
ये आप डिसाइड करिए बोर्ड एग्जाम से पहले कि आपको क्या बनना है। कोई बच्चा सीए के बारे में जानता है? कॉमर्स का कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो सीए में जाना चाहता हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स होते हैं ना, कोई जानता है बच्चा सीए के बारे में? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट सीए के बारे में जानता है? जानना चाहता है कोई सीए के बारे में? आप जानते हैं तो फिर कैसे जाओगे? नहीं जानते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर्स होता है कॉमर्स के, उसमें बच्चे जा सकते हैं, है ना, और पीसीएम के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आपको डिग्री उसमें कॉमर्स की चाहिए होती है। तो सीए के लिए आपको प्रोसेस मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ई लक्ष्य बुक जनवरी में लॉन्च हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी देखने को। और कोई बच्चा कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जानता है? एक कोर्स होता है सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म चल रही हैं, जैसे आरएसपीएल कंपनी। आरएसपीएल का नाम सुना किसी ने? आरएसपीएल, घड़ी साबुन, नमस्ते इंडिया, रेड चीफ, सब उन्हीं का है, ठीक है। तो आरएसपीएल कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा उनका, जो होल्ड करता होगा सारी चीज़, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स होता है। तो ये छोटे छोटे कोर्स हैं जो बच्चों को नहीं पता है और बहुत महंगे भी नहीं है। 12-12, 15-15 हज़ार इनकी फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हाँ, थोड़े से मतलब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, समय लगता है क्वालिफाई करने में, तो आप कर सकते हो। और कोई बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी कोर्स में जाना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आएगा बात करने में, क्योंकि क्वेरीज आपकी होंगी तभी तो अच्छा लगेगा बताने में। भाई मैं यहाँ बताने, मैं तो बहुत कुछ भर के बैठा हूँ बताने के लिए यहाँ कि मुझे ये बताना है, वो बताना है, लेकिन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप बताइए। कोई स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, गर्ल्स कैंडिडेट में, बहुत अच्छा फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग का। मनीष मल्होत्रा के बारे में जानते होगे, है ना, उसके कितने महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं। और भी कई सारे फील्ड में हैं। अभी वरुण धवन की शादी हो रही है, उसकी वाइफ भी शायद फैशन डिज़ाइनर है ना, नाम क्या है, नताशा कुछ करके नाम है। हाँ, तो बहुत अच्छा कोर्स है इसके लिए। हाँ, आप बताइए। मास कम्युनिकेशन में बेटा ग्रेजुएशन लेवल पे कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब यूजी कोर्स के लिए ऐसा कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन हाँ, मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हो जर्नलिज्म में, और बीए मास कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए आपका यूपी में आप कानपुर यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप एक कॉलेज आपका माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो स्टेट लेवल पे अच्छे कॉलेज हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आपको ब्राउज़र देंगे उसमें मिल जाएगी। और जनवरी में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनवरी में एक ई बुक लॉन्च होगी लक्ष्य, जो ब्राउज़र आपको दिया जाएगा, संभाल के रख लेना। हम यहाँ आपको केवल इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, केवल ऑनली इन्फॉर्मेशन। वो ई बुक आप अगर डाउनलोड करते हैं तो आपके क्वेश्चन जितने भी दिमाग में आते हैं, आपको 15 दिन की कोई कोर्स करनी है, थोड़ा शांत हो जाए, मैं फिर से बता दूँ एक बार। हमारा जो यूट्यूब चैनल चलता है, आप लोग खोल के देखिएगा, उस यूट्यूब चैनल को जो होल्ड करता है उसका नाम आर्यन है। अभी वो बीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसकी मंथली इनकम 60 से 65 हज़ार रुपये इस समय है, और कहीं नहीं जाता, केवल अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में रहता है। क्या किया उसने? केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली है। तो बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ, बार बार चीज़ें बदल रही हैं। 15 दिन का आप कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे जो बीटेक में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, एमबीए में जा रहे हैं, कॉलेज के साथ साथ में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू करें, चाहे वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। अब टीचिंग में इतनी सारी चीज़ें आ गई कि आप टीचिंग भी कर सकते हो। अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर रहे हैं, उनको वेदांतु फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा आपने, अलग पांडे, है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म उनको ऑफर कर रहे हैं, लाखों का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। भाई डिग्री है नहीं, उससे मतलब ही नहीं है उनको, लेकिन मुद्दा ये है कि अब चीज़ें बदल रही धीरे धीरे। आपको फोकस करना होगा अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, कि आपका टारगेट क्या है। जैसे उसको पता है कि उसको जाना है मास कम्युनिकेशन में, तो मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस यही है कि आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज जो भी आपको मिल रहा है वहाँ से यूजी कर लो, और उसके बाद IAMC का एग्जाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एग्जाम होता है। दिल्ली में इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहाँ पे आपको एडमिशन अगर मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BHU है, AMU है, जामिया है, DU है, वहाँ से भी आप कर सकते हो PG कोर्स। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिना PG डिग्री लिए आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, जैसे आपका मास कम्युनिकेशन हो गया, या फिर आपका हो गया ये क्या बोलते हैं इसको, बी फार्मा। अब जैसे बी फार्मा का नाम कितने सुना है? बायोलॉजी कितने बच्चे हैं यहाँ पे? बायोलॉजी के केवल 4 बच्चे हैं, चलो 5-7 बच्चे हैं, ठीक है। बी फार्मा का नाम सुना है किसी ने? क्या होता है बी फार्मा? बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल बोलते हैं इसको। अब बी फार्मा की डिग्री लेने के लिए बच्चों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि भाई बी फार्मा कर लो, बी फार्मा करने के बाद लाइसेंस मिल जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश फार्मा ड्रग लिमिटेड जो है वो आपको लाइसेंस दे देगी, और लाइसेंस देने के बाद अपना मेडिकल खोल के बैठ जाएंगे, या फिर थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा तो मेडिकल एजेंसी खोल लेंगे, नहीं भी खोलेंगे तो किसी को लाइसेंस दे देंगे, वो हमको पैसा देता रहेगा साल का। ये मेंटेलिटी बनी हुई है। लेकिन बी फार्मा के बाद बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बी फार्मा के बाद एक एग्जाम होता है GPAT का, जर्नल फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको। कितने सुना है? अभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अभी आप ग्रेजुएशन में पहुँचोगे तो वहाँ भी हम हो सकता है, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में सेमिनार देने आप लोगों को आएंगे, आप पहुँचिए कॉलेज में, वहाँ भी आएंगे आगे की चीज़ों के लिए। मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, स्मार्ट वे में वो बताना हमारा काम बनता है, आप उसको फॉलो करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो बी फार्मा के बाद एक एग्ज़ाम होता है GPAT का,
जर्नल फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं। जीपैट का एग्जाम देने के बाद आपको नाइपर मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने कर लिया महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज से बी फार्मा, महाराणा प्रताप से कर लिया, PSIT से कर लिया, कहीं से भी कर लिया आपने। अब बी फार्मा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जीपैट का एग्जाम देंगे। लेकिन जीपैट के बारे में सुना ही नहीं बच्चों ने। आप तो अभी 12th में हैं, मैं फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ। बी फार्मा फाइनल में कोई जिसको आप भी जानते हो, कोई आपके जान पहचान में ऐसा बच्चा हो जो बी फार्मा कर रहा हो, आप उससे पूछना कि व्हाट अबाउट जीपैट, नहीं बता पाएगा वो, कंफर्म बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि उसका टारगेट सेट है कि मुझे लाइसेंस मिला और मैं मेडिकल खोल के बैठूँ। तो ये फ्यूचर नहीं है। बी फार्मा का फ्यूचर मेडिकल खोल के बैठना नहीं होता है। बी फार्मा के बाद आप रिसर्च, सिप्ला कौन चला रहा है, फाइजर कौन चला रहा है, मैनकाइंड कौन चला रहा है, ये सब कंपनी जो बड़ी बड़ी, सन फार्मा कौन चला रहा है, दिलीप सांघवी सन फार्मा के फाउंडर हैं, BHO से पढ़े हुए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से, ये सब कौन चला रहा है। यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उनको कौन करता है, बी फार्मा वाले करते हैं। लेकिन खाली बी फार्मा से काम नहीं चलेगा, आपको जीपैट का एग्जाम देना होगा। 7 नाइसर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन रिसर्च, नाइपर बोलते हैं उसको। एक रायबरेली में, एक हैदराबाद में है। तो रायबरेली वाला तो नया, हैदराबाद वाला बहुत पुराना है। नाइपर में जाने के बाद अगर आप बी फार्मा से नाइपर में जाते हैं तो आपको 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, हॉस्टल फ्री, कॉलेज फ्री, सब कुछ फ्री और वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं के साथ एक अच्छा फ्यूचर है। तो ये बी फार्मा का आगे का करियर है जो आप ज्वाइन कर सकते। जिसको भी बी फार्मा में जाना है, दिमाग में सेट कर लेना कि बी फार्मा मेडिकल खोलने का लाइसेंस लेने के भर की डिग्री नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। और किसी बच्चे को दिमाग में कोई क्वेश्चन आता हो तो पूछ लो, फैशन डिज़ाइनिंग को लेके आता हो, किसी और कोर्स को लेके आता हो, क्लैड को लेके आता हो, कोई दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन बच्चे के आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, हाँ आप बताइए पहले। होटल मैनेजमेंट के लिए बेटा NSCMT का एग्जाम होता है। फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा और इसको क्या होता है, ये 1 सिंगल फेज एग्जाम होता है। और ये एग्जाम को देने के बाद आपको मिलेंगे IHM। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इस समय इंडिया में 46 हैं। 21 सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं और 25 जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के हैं। जिसमें आप एक आपका लखनऊ में है और चंडीगढ़ में सेंट्रल वाला बना हुआ है और एक मेरठ में है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो अगर आप IHMT से कोर्स करते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का, तो इसके बाद आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है। कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, शिप पे बहुत सारी जॉब रहती हैं, होटल्स में तो रहती हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें PG डिग्री कर लेते हैं तो आपको फिर होटल्स में मैनेजर वगैरह की पोस्ट दे दी जाएगी। तो अच्छा फ्यूचर है, अच्छा कोर्स है। और इसमें एक PSU को आता है, एक PSU जानता है कोई बच्चा क्या होता है? PSU, ONGC, NTPC, भेल, गेल, सेल, ये सब कंपनीज के नाम सुने होंगे आपने। ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सरकारी बैंक का नाम सुना होगा, ऐसे ही कि हिंदुस्तान में सरकारी होटल है, सरकारी होटल, गूगल करना सरकार, तो वो सारी चीज़ें हो रही धीरे धीरे। तो अगर आप इसका एग्ज़ाम देते हैं NSCMT का और आपका रैंक बहुत अच्छा आता है तो आपको 10 का होटल अगर मिल जाता है, वो भी कोर्स कराता है, तो आपकी फ़ीस केवल 2,000 रुपये लगेगी। ओनली 2,000 फीस है। और अगर जब वहाँ से कोर्स करके आप निकलते हैं तो कोर्स करके निकलने के बाद आप ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स बताऊँ, BBA का बताएं। फैशन डिज़ाइनिंग में बेटा NID का एग्ज़ाम होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और मैं जो बता रहा हूँ ये आपको ब्रोशर दे देंगे, उसमें सब लिखा होगा, परेशान ना होइए आप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसका मतलब आप 12th में हैं, आप 12th में हैं, 11th में, आप 12th में, 11th में आपके पास समय है। अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जाना है तो उसका समय निकल चुका है। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का जो प्री एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका फॉर्म निकल चुका है, मतलब उसकी डेट गई निकल। पहला GAT होता है, दूसरा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होगा आपका फरवरी में। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि जब अगले साल आप 12th में जाओगे, जुलाई के महीने में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अगस्त सितंबर के महीने में अवेयर होना पड़ेगा कि भाई हमको जो है फॉर्म भरना है। और अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर के महीने में इसका फॉर्म आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 7 है इंडिया में और इसमें B.Tech और BF Tech का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट सेशन में पहुँचेंगे 12 रोबोटिक्स, उसके बाद रोबोटिक्स में क्या पूछना चाह रहे हो, खड़े होकर पूछो फिर से सही से एक बार, क्या पूछना चाह रहे हो रोबोटिक्स में, खड़े होकर पूछो। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? बेस्ट तो IITs होते हैं फिलहाल तो, और इसके अलावा रोबोटिक्स की अलग से इंटर्नशिप और वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। इसमें एक ब्रांच होती है मैकेट्रॉनिक्स। रोबोटिक्स की पर्टिकुलर ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, पर इसमें एक ब्रांच है मैकेट्रॉनिक्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आपने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेट्रॉनिक्स जो ब्रांचेस होती हैं, इन दोनों ब्रांचेस से B.Tech करने के बाद आप रोबोटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। प्लेसमेंट कहाँ जाते हैं? प्लेसमेंट आप देखा होगा आपने, 30 लाख के आसपास फीस है, लेकिन फंडिंग मिल जाती है। IIM में पहुँचने के बाद आपको तुरंत स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अभी क्या 4 साल पहले, 5 साल पहले BBA की अपनी नेशनल लेवल पर कोई पहचान नहीं हुआ करती थी। BBA कहीं से भी आप कर लो, लेकिन पिछले कुछ सालों से IIM वगैरह BBA करवा रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जो है जो 12th के बाद चाहता है कि मैं IIM में पढ़ूँ, जैसे IIM के बारे में किसी ने सुना है? किसी बच्चे ने सुना है IIM के बारे में?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में किसी ने सुना है? चेतन भगत को कोई जानता है? कौन जानता है? कहाँ से पढ़े हैं? IIM अहमदाबाद से। तो अगर आप किसी को जानते हैं तो उसके बारे में पूरा जानिए। जैसे आप चेतन भगत जानते हैं, राइटर हैं, बीटेक किया कहाँ से? IIT दिल्ली से, ठीक। उसके बाद IIM अहमदाबाद से क्या किया? MBA, फिर हांगकांग संघाई बैंक में जॉब करी, फिर छोड़ दी, मूवी भी आई थी 2 स्टेट, है ना। उसके बाद राइटर बन गए। तो पूरी चीज़ें आप जानने की कोशिश करिए, अच्छा लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात होती है किसी के बारे में जानना, पढ़ना। पहले आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ, पूछ लेने दो। हेलो, हाँ। नीट का बड़ा फॉर्म मुझे लगता है आने ही वाला होगा नए सेशन के लिए। पुराना तो अभी काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, आप 12th में हैं, 11th में हैं, तो आप अगले साल नीट का फॉर्म दीजिए। 2023 में आप नीट का दे सकते हैं। 25 ईयर ओल्ड आप उसमें मतलब एज मांगी जाती है, मतलब 25 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद एम्स हैं और आपके जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, हमारा नीट का भी चैनल है, लिंक हमें सबको मिल जाएगा जैसे भी हो पाएगा। जब ई-बुक डाउनलोड आप करेंगे तो उसमें लिंक आपको चैनल का मिल जाएगा। तो नीट में आपको जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, जिपमेर हैं, उसके अलावा नीट के कोर्स से आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस वगैरह में भी जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं नीट के। पहले आप प्रिपरेशन करिए, आप अपना जो भी सिलेबस है 12th का 11th का उसको कवर करिए। अगर कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाला है, वेदांतु है ना, अनअकैडमी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? एक बार शांत हो जाइए थोड़ा सा। अगर किसी बच्चे को 12th के बाद फ़ॉरेन जाना है, MIT का नाम सुना है किसी ने? MIT क्या है? MIT क्या है, कोई बताए एक बार? बिल गेट्स का नाम सुना है? कहाँ से पढ़े हैं? फुल फॉर्म क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में बना हुआ है ना, लॉस एंजलिस करके एक जगह है वहाँ पे। तो MIT में जाना एक सपना होता है। हर साल 10 बच्चे जाते हैं इंडिया से, हर साल 10 बच्चे इंडिया से जाते हैं। KVPY का नाम सुना है किसी ने? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, नहीं सुना? एग्ज़ाम तो होते होंगे आपके स्कूल में भी, कंडक्ट करवाए जाते होंगे। ओलंपियाड का नाम सुना है किसी ने? ओलंपियाड दिया है किसी बच्चे ने ओलंपियाड अभी तक? आपने दिया? किससे दिया? कौन सब्जेक्ट से दिया आपने? मैथमेटिक्स से दिया है। कौन सा आपने? नेशनल वाला दिया, स्टेट वाला दिया है आपने? ओलंपियाड हो गया, KVPY हो गया, और NTSE नेशनल टैलेंट आपका एक एग्जाम का। लेकिन वो मिलेगा तभी जब आपने छोटे छोटे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे होंगे। तो MIT वगैरह में जहाँ MIT है, हार्वर्ड है, वॉर्टन है, येल है, कैलिफोर्निया है, कैम्ब्रिज है, सुना होगा नाम आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ का, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच लंदन है ना। तो इन सब के नाम आपने सुने होंगे। इनमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है पता है? कभी किसी ने सोचा है? यहाँ पे बच्चे जाते हैं इंडिया से, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। यहाँ पे इंडिया से बच्चे जाते हैं, हार्वर्ड में बच्चे जाते हैं। मैं जानता हूँ बच्चों को, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं भाई। वो अलग बात है कि वो उनको स्टार्टिंग से वो सब ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो हार्वर्ड से MBA कर रहे हैं, हार्वर्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसी साल एक बच्चा हार्वर्ड गया है बीटेक करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और हाँ, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वहाँ पे जाने के लिए पैसा लगता है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत पैसा लगता होगा वहाँ जाने के लिए? पैसा लगता है, वो पैसा मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, मिलेगा। किसी भी फॉरेन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, US हुआ, कनाडा हुआ, लंदन हुआ, चाहे आपका अमेरिका हुआ, US UK कुछ भी हुआ आपको एक सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं SAT सेट, है ना। सैटरडे के नाम से थोड़ा इसको याद रखिएगा। सैटरडे SAT नहीं ना, शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग। तो SAT स्कॉलस्टिक एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, या फिर स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोल सकते हैं। अगर आप सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका फीस 1 करोड़ रुपये लगता है पूरे कोर्स का, तो आपकी जेब से केवल 4 से 5 लाख रुपये जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, बाकी आपको फाइनेंस करेगी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, बस आपको सेट क्वालिफाई 5% तक आपको फेलोशिप देगी इंडियन गवर्नमेंट। बस आप एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी आपने वो ऑटो रिक्शा वगैरह पे लिखा देखा होगा, फॉरेन से MBBS करें 25 लाख रुपए में, देखा है ना किसी ने? वो वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक लीगल जो तरीका होता है प्रोसेस। अगर आप सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको इंडियन गवर्नमेंट 95% तक स्कॉलरशिप देगी, और आप इंडिया के जितने भी वर्ल्ड के फेमस इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और आफ्टर 12th ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकता है, अगर दिमाग में कुछ आ रहा हो तो। नहीं आ रहा है, ख़त्म करें? अच्छा लगा? इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगी? कुछ लेके जाओगे यहाँ से कि सब यहीं छोड़ जाओगे? ठीक है, फिर आपको ब्रोशर दे दिया जाएगा। ब्रोशर में आप लोग देख लीजिए। और हाँ, जनवरी के महीने में ई-बुक लॉन्च, जनवरी के महीने में लक्ष्य ई-बुक लॉन्च होगी। लक्ष्य, कोई भी बच्चा हो जो फ़ोन चलाता हो, इसमें नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग स्कूल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। कैरियर काउंसिल संदर्भ में है जो भैया प्लान चल रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। क्योंकि बच्चे जो पढ़ तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें करना भी क्या है और आगे हमें गाइड कौन करेगा। तो इस संदर्भ में आपको गाइडलाइन प्राप्त करनी हो, जानना हो,
तो सर का नंबर जरूर रखें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये सेशन हम लोगों ने इसलिए आप लोगों का रखवाया है क्योंकि मैंने इस बीच में देखा कि बच्चों को अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशली जो बच्चे 9th और 11th में हैं उन बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो BSc उसके बाद भी उनको ये नहीं पता कि हमें किस कैरियर को चूज़ करना है। तो इसीलिए एक सेशन को हमने रखवाया कि आप अपने कैरियर को, अपने एम को चूज़ करें, एक राइट गाइडेंस लें। और आई थिंक इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि आपको कितना अच्छा इन्होंने हर चीज़ के बारे में खुल के बताया। सबसे पहले आप अपनी प्रतिभा को समझें, पहचानें, अपने सब्जेक्ट को देखें कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ। हर बच्चा अपनी प्रतिभा पहचाने, अपने एम को उस हिसाब से ही टारगेट करें। ऐसे नहीं कि भेड़ चाल में आपने सब बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग में चले, जरूरी नहीं है कि वो फील्ड आप लोगों के लिए हो। कोई भी फील्ड कम नहीं है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी एम को आप छू लो, पा लो एम को, वो आपका अपना है। आपकी अपनी प्रतिभा उस क्षेत्र में दिखती है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसी में आपको जाना चाहिए। किसी के ज़बरदस्ती भेजने से या माँ बाप के कहने पर कि यही करो, अगर आपका मन नहीं है तो आप अपने माँ बाप को बहुत पोलाइटली बोल सकते हैं कि मेरा मन इस चीज़ में नहीं लगता, अगर मैं ये करूँगा और इस दिशा में जाता हूँ या मैं इस दिशा में जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊँगी। तो आपको ये जो कैरियर गाइडेंस आप लोगों को मिलती है, ये कोई ऐसे नहीं कि आज आपने सुना और कल अनसुना कर दिया। तो इसलिए जो ये चीज़ें आप लोगों के लिए हम लोग बीच में लाते रहते हैं, क्योंकि 9th से 12th तक का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत ही सोच समझ के